ये क्या है? Hey guys, welcome back to VR फिजिक्स। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स से पढ़ने वाले हैं। आज कोई दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ने वाला। तो ऐसे चैप्टर 1 काफ़ी फालतू की तरह ख़त्म हुआ है। मतलब वो मेरा पहला वीडियो था दोनों, तो थोड़ा सा बहुत फालतू था। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मोस्टली इम्प्रूव करो अपना जो भी बोलना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो ये 3 में डिवाइडेड है, 3 सेक्शन डिवाइडेड है। तो मैं क्या करता हूँ कि 2 पार्ट बनाऊंगा। तो आज एक ठो और काल एक ठो बनाऊंगा, तो भूलना मत आने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्क, एनर्जी और पावर। वर्क का मतलब क्या था? वर्क का देखो, जैसे ही वर्क का नाम सुनते तो हमें लगता है कि कोई कुछ कर रहा है। जैसे अगर आप चल रहे हो तो ये हो गया एक वर्क, आपको लगता है ये हो गया वर्क, और ये वर्क है भी। अगर कोई कुछ काम कर रहा है आप उसको वर्क कहते हैं। वैसे काम करने का इंग्लिश में बोलते हैं वर्क करते हैं। पर फिजिक्स में क्या बोलते हैं इसको? फिजिक्स में सिंपल सा टर्म है, अब पता भी होगा सबको कि क्या बोलते हैं कि फिजिक्स में उसका उसका नाम है कि अगर कोई फोर्स लगा है, फोर्स अगर लग रहा है तो उसका क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अगर लग रहा है, सॉरी, फोर्स लग रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट को हम डी नहीं लिखते, तो डिस्टेंस होता है ये। हाँ, आज से हम लिखेंगे एस, लिखेंगे एस। एस का मतलब कोई दूसरा वर्ड नहीं होता। आप मन में मत सोचिए वो वर्ड को, वो आप दिल में ही रखिए। तो जो एस का मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हम इसको लेते हैं। अगर कहीं पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लगा तो उसको डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। जब वो डिस्प्लेसमेंट हो तब जाके हम बोलेंगे कि वहाँ पर काम हो रहा है। अगर वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ फोर्स सिर्फ लगा, सोचो कि आप एक वॉल को अगर आप धक्का दे रहे हो, ऐसे धक्का दे रहे हो, ऐसा कोई धक्का दे दो, तो अगर कितना भी धक्का दे दो, कितना भी आपका कितना भी धक्का दे दो, पर वो हिलेगा नहीं, वॉल कभी हिलेगा नहीं। अगर वो हिल गया तो अच्छी बात है, वहाँ पर आपका वर्क डन है। पर मोस्टली किस में वो नहीं हिलेगा, और आप अपना एनर्जी वेस्ट कर दिए। तो ये होता है कि क्या अगर आप फोर्स लगा रहे, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो हम उसको वर्क नहीं बोलेंगे। सिंपल सा। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो, सॉरी, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क डन भी ज़ीरो, वर्क भी ज़ीरो ही होगा, ज़ीरो ही होगा। सिंपल। तो ये हो गया। फिर अभी हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला जैसे इसका फॉर्मूला जैसे कर लेते हैं इसका। तो उसका फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला सिंपल सी बात है। इसका फॉर्मूला का वर्क डन किस में डिपेंड होता है? पहले फोर्स में डिपेंड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में डिपेंड होता है, और डिस्प्लेसमेंट और उसका डिस्प्लेसमेंट। ये सिंपल सा चीज़ है, और इसके बारे में इस पार्ट में हम मोस्टली इसी पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क भी ज़ीरो होगा। फोर्स जितना भी लगा, फोर्स 50 न्यूटन लगा, 100 न्यूटन लगा, फिर भी अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो आपका वर्क भी ज़ीरो होगा। सिंपल सा ही बार बार इस चैप्टर में बार बार बोला है। और ये जो वर्क है कि नहीं, वर्क ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर वर्क सिर्फ स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वर्क हो गया, पावर हो गया, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले, पावर और एनर्जी, ये तीनों के तीनों स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इनका से मैग्नीट्यूड जो होता है, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। पर क्या है कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, हाँ। सिंपल से यहाँ पर बार बार आपके बुक में लिखा गया कि इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डज नॉट मूव, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, देन वर्क इज जीरो, न वर्क इज नॉट डन। सो बार बार फोकस किया गया है, क्यों किया गया हम आगे देखेंगे। चलो आप अब आते हैं एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। हम कैसे हम फोर्स को दिखाते हैं। तो चलो इसका बार बार इसके बारे में बार बार इसने बोला है। तो पहले हम लेते हैं पहला फर्स्ट एग्जांपल, बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। इसका मतलब क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करेंगे अगर किसी में फोर्स लग रहा है तो। जैसे यहाँ पर एक ठो बॉडी है, यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, हाँ, अब ठीक है। इसका थोड़ा रेड पेन कर देता हूँ ताकि ठीक से दिखे, आपको ठीक से दिखना चाहिए। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ से फोर्स लगा है, दिख रहा है यहाँ से फोर्स लगा है, हम दिखने वाले हैं।
तो फोर्स किस तरफ लग रहा है, अगर आप देखोगे तो फोर्स लग रहा है ए और बी की तरफ। देखो यहाँ पर कौन सा रो है, सीधा वाला है कि नहीं, सीधा वाला, तो फोर्स तो लग रहा है ए और बी की तरफ, फोर्स लग रहा है, फोर्स तो ए और बी की तरफ, फोर्स इक्वल नहीं है, फोर्स लगे ए और बी, बट डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ए टू सी, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ए टू सी, और इसके बीच में एक तो थीटा बन रहा है, एंगल बन रहा है, एक तो एंगल थीटा बन रहा है, सिंपल सी बात। हाँ, तो अभी हम इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कॉस थीटा का पहले वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। ये यहाँ पर ये हो गया फोर्स, और ये हो गया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर फोर्स, सॉरी यहाँ पर फोर्स और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, और इनके बीच में आ थीटा, तो हमें थीटा का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, तभी जाके हमें मिलेगा ये सब का। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, सिंपल सी बात है यार। देखो यहाँ पर ये हो गया इसका बेस, और ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, ये होगा इसका, सॉरी इसका, ये होगा इसका बेस और ये होगा उसका हाइपोटेनस, सिंपल सी बात है। जो जहाँ पर थीटा चिपका हुआ है ना, वहीं उन्हीं दोनों लाइन को हमें गिनना है। तो यहाँ पर थीटा का तो हमें बेस के, तो यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस है ए बी, बेस है ए बी, और जो हाइपोटेनस है वो है ए सी, मतलब ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर हो गया बेस ए बी बाय ए सी। तो हम अभी जानते हैं कि, फिर से लिख लेता हूँ, ए बी बाय ए सी, ये हो गया, हम उसको फाइंड किए हाइपोटेनस को। तो हम ए बी को तो ए बी ऐसे लिखेंगे, पर हम ए सी को क्या लेते हैं, हम इसे क्या लेते हैं, दिखाता हूँ कि इससे क्यों है, इसी को हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या कितना वो मूव कर रहे हैं। चलो देखते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट किया है बाबू ने। तो यहाँ पे ए सी को लिख सकते हैं एस, लिख सकते हैं, हाँ एस लिख सकते हैं। तो और हम ए बी को ले सकते हैं एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा। और ये कैसे हुआ, ये हुआ देखो इस तरह, ऐसा है ना, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बी बाय एस हुआ। तो अगर हम ए बी को इस तरफ लाएं, यानी ए बी को इस तरफ लाएं, तो होगा क्या, नहीं होगा, ए बी इंटू कॉस थीटा, सिंपल वही लॉजिक है, ये वही किए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्क डन कैसे हुआ, तो यहाँ पर हमारा वर्क डन हुआ W, यहाँ पर वर्क डन हुआ हमारा W इक्वल्स टू, हमारा फोर्स लगा, और किस तरफ लगा दिखा देता हूँ एक बार, किस तरफ लगा, ये यहाँ पर लगा, देखो ये थे ए बी की तरफ फोर्स लगा नहीं लगा, बोलो ए बी की तरफ फोर्स, तो हम यही को लिखेंगे वहाँ पर, यही को लिखेंगे, तब लिखेंगे हम लिखेंगे एस कॉस थीटा, सिंपल सा मतलब आपको बुक पढ़ने से समझ में आ जाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तब नोट्स तो भाई पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में ही रहेगा, तो वहाँ से पढ़ लेना। तो मतलब एग्ज़ाम के दिन एक दिन पहले जो लोग भी एग्ज़ाम के दिन पर पढ़ते हैं, भाई तुम एक काम करो कि इस वीडियो को तुम पहले से देख लेना, या एग्ज़ाम के दिन एक दिन पहले देख रहे हो तो अच्छा बात है। आप क्या कर सकते हो कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले इसका नोट्स को पूरा डाउनलोड कर लो, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले देख के आना, भाई पूरा बोलो, पूरा फुल रिवीजन हो जाएगा, पूरा कितना 5-6 मिनट या 10 मिनट के भीतर तुम्हें पूरा चैप्टर ही तो फुल रिवीजन हो जाएगा। इतना इतना अच्छे से नोट्स बनाया हो, जो और नोट्स जो हमेशा कहते हैं डिस्क्रिप्शन में होगा। चलो आगे चलते हैं, प्रमोशन की बात तो हो गया। अब देखते हैं दूसरा केस, यहाँ पर है फाइंडिंग अ कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, यानी हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, मतलब किस तरह होता है। तो यहाँ पर वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, पर यहाँ पर बीच में क्या हो गया, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये बीच में एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गया, बीच में ये एक्स्ट्रा चीज़ आ गया, तो बीच में एक्स्ट्रा चीज़ क्या होता है, तो अभी बीच में कॉस्ट आ गया, तो सिंपल से कोई बात नहीं करेंगे, वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू कॉस्ट थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सी बात है यार। देखो यहाँ पर कॉस्ट थीटा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि बीच में नहीं आया, इससे पहले आ गया, डिस्प्लेसमेंट का पहले आ गया, इसीलिए हम कॉस्ट लगा, सिंपल सी बात है, नो चिंता। और ये दोनों किससे आए पता चला, हाँ, और ये दोनों किससे पता चला कि क्या पता चला कि जो हमारा मैग्नीट्यूड वर्क में क्या चाहिए, सबसे पहला फोर्स चाहिए हमें, पहला हमें चाहिए फोर्स, फिर चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट चाहिए, फिर तीसरा चाहिए हमें, अगर वहाँ पे एंगल दिया गया है, अगर न्यूमेरिकल में उसका एंगल दिया है तो उसका कॉस थीटा फाइंड करना पड़ेगा, कॉस थीटा फाइंड करना पड़ेगा 90 डिग्री है, सोचो अगर 90 डिग्री कॉस थीटा दिया है तो उसमें हम 0 लेंगे, 180 दिया है
तो हम उसमें -1 लेंगे, -1 हम इसका आगे दिखेंगे, चिंता मत करो, इसको हम आगे दिखेंगे, मतलब इसका अभी इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे लिखते हैं हम उसको, हम इस तरह लिख सकते हैं उसका फॉर्मूला को, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। तो थोड़ा इस तरह लिख सकते हैं, W F, ये वेक्टर का सिंबल देंगे, वेक्टर का सिंबल देंगे S, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसका आगे हम देखते हैं कि स्पेशल केस को देखते हैं। सबसे पहला स्पेशल केस तो ये हो गया उसका स्पेशल केस। तो यहाँ पर क्या हो कि ऊपर से नीचे की तरफ बॉडी आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ बॉडी आएगा, मतलब यहाँ पर वर्क डन कैसे हुआ, तो वर्क डन फोर्स, यहाँ पर फोर्स क्या है, यहाँ पर फोर्स है वेट, यहाँ पर फोर्स है वेट है यहाँ पर फोर्स, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर h, यहाँ पर होगा mg, g क्या है यहाँ पर ग्रेविटी, और यहाँ पर हो जाएगा mgh यानी ग्रेविटी हो जो भी। तो यहाँ पर कोई एग्जांपल भी है, जैसे अगर कोई कुली अगर किसी वेट को अगर ऊपर ले रहा है, किसी वेट का ऊपर ले रहा है और नीचे भी आएगा, सेम चीज़ यहाँ पर क्या आ गया कि अगर वो ऊपर नीचे कर रहा है तभी जाकर उसका वर्क डन होगा, नहीं तो उसका कोई वर्क डन नहीं होगा। अब देखते हैं पावर के बारे में, कि पावर के बारे में क्या होता है। और हाँ, वर्क का यूनिट होता है, वर्क का जो यूनिट होता है उसका है जूल, और उसका सीजीएस यूनिट है आर्क। ये सिंपल सी बात है। पावर का मतलब है कि अगर किसी भी वर्क में अगर उसमें टाइम आ गया तो उसको बोलते हैं पावर। सिंपल चीज़ है ये, अगर उसमें टाइम आ गया तो उसको बोलते हैं पावर। तो अमाउंट ऑफ वर्क टेकन, ये अमाउंट ऑफ वर्क टेकन और टाइम आ गया तो उसको बोलते हैं हमें पावर। तो ये हो गया। और पावर का फॉर्मूला है P/V। सॉरी इसका एक्सप्रेशन दिखा देता हूँ आपको। इसका एक्सप्रेशन होगा, हम जानते हैं कि वर्क इंटू F/S होता है, F/S ये हमें पता है। हाँ, तो वर्क होगा फोर्स, इसमें टाइम आ गया यानी ऐसे, यहाँ पर टाइम आ गया, तो हमें पता है कि S/T क्या होता है, वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी होता है, तो इसका हम लिख सकते हैं कि इसका हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी, फिर से करता हूँ, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, हम ये लिख सकते हैं। हाँ, ये लिख सकते हैं हम। अभी देखते हैं हम पावर के बारे में। पावर जो ऊपर था पावर, तो पावर है कि वर्क डन, पावर तो बोल चुके हो, पावर का यूनिट है वाट, जेम्स वाट के ऊपर रखा गया है, जेम्स वाट, और सीजीएस यूनिट है अर्ग बोलता हूँ, जो एचपी है इसका लगता नहीं, हॉर्स पावर नहीं, आई थिंक इसका, हाँ, अर्ग पर सेकंड, अर्ग पर सेकंड इसका सीजीएस यूनिट है, अर्ग पर सेकंड इसका सीजीएस यूनिट, और इसका ओके। हाँ, अब आगे वर्क एंड पावर। वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्प्लेसमेंट बाय डायरेक्शन ऑन अ पेन, इज द डिफरेंस बिटवीन एसआई यूनिट जूल एंड वाट। सिंपल सी बात है, ओके हो जाएगा। फिर एनर्जी वर्क डन, यानी एनर्जी ना, मतलब इसका वर्क होता है कि एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी में से होता है कि कोई भी चीज़ को कैपेसिटी करना, कोई किसी भी चीज़ को काम करना, उसको बोलते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क, और इसका यूनिट होता है वाट पर आवर। फिर इसका होता है किलोवाट पर आवर, किलोवाट बाय आवर। फिर इसका फैक्टर के साथ होता है कैलोरी होता है, और तो उसका यूनिट से भी याद रखना आप, के ज़्यादा नहीं है इसमें। बाकी जो दूसरा पार्ट है उसमें ज़्यादा ध्यान देना आप। डिफरेंस बिटवीन ध्यान रहता है। तो एनर्जी से कैपेसिटी टू डू वर्क क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क ऑफ फोर्स, पावर जो सोर्स टू रेट ऑफ द टाइम, मतलब पावर मतलब है कि रेट ऑफ टाइम, मतलब रेट का मतलब यहाँ पर टाइम मतलब टाइम होता है। कैपेसिटी टू वर्क, एनर्जी स्पेंड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, एनर्जी जो होता है टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होता, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होता, पर जो पावर है वो डिपेंड होना पड़ता है, मतलब पावर जो है वो डिपेंड होना पड़ता है, किसमें डिपेंड होना पड़ता है, एनर्जी के ऊपर। फिर ऐसा यूनिट इसका है जूल और इसका है वाट। सिंपल से याद देखा ना, खत्म। तो ये हो गया, पता है। तो आखिर मतलब तेज करता है, पर
पर मैं कोशिश करूँगा कि जो दूसरा पार्ट है उसको ज़्यादा टाइम दूँ, उसको लॉन्ग वीडियो बनने वाला है, थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग वीडियो वाला है और दूसरा पार्ट। तो मैं ध्यान करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।